हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें हम आपको विदाउट प्रोग्रामिंग या बिना कोडिंग के या मिनिमल कोडिंग के लिए मीडियम कम से कम कोडिंग करके किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथड्स को फॉलो करते हुए किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, एरर फ्री, इशू फ्री, सिक्योरिटी, बेस्ट सिक्योरिटी, रिलायबल सॉफ्टवेयर्स बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये 2020 की लेटेस्ट मेथड्स है जो कि कहलाती है लो कोड नो कोड, जिसमें हम कोड रीयूज का जो मेथड होता है, जो ओल्ड मेथड है, जो जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही है तब से एक कोड रीयूज की एक मेथड चलती है, उसको हम ही उसी चीज को हम बहुत ज्यादा लो कोड नो कोड में फॉलो करते हैं। मीन्स हमारे पास, आप प्रीवियसली वीडियोस में देखेंगे तो हमारे पास रेडी टू यूज कुछ प्लग्स होते हैं, कोड होता है, और उसको हम पैरामीटर्स पास करके हम जस्ट उसको कॉल करते हैं और असेंबलिंग कर देते हैं। और जीयूआई बनाने के लिए हम ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स का या ड्रैग एंड ड्रॉप स्टूडियो का हम यूज करते हैं। और नो कोड लो कोड के साथ हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, लेस टाइमिंग विथ लेस कॉस्टिंग। इस ट्यूटोरियल में, करंट ट्यूटोरियल्स हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 4 है, डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं टॉपिक 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं डेटा की सिक्योरिटी एंड बैकअप्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइग्रेशन, कैसे हम डेटा की सिक्योरिटी करते हैं और कैसे क्या पेटेंट होता है डेटा का बैकअप्स का, एज वेल एज कोई हमें लार्ज एप्लीकेशन से पुरानी एप्लीकेशन नई एप्लीकेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, इसकी एक ओवरव्यू में आपके इसके अंदर मैं आपको दूंगा। करेंगे हम बाद में प्रैक्टिकली इसका सर्वर पे एप्लीकेशन लेवल्स पे कैसे होता है, जैसे जैसे नीड आएगी हम उसको करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स मिल जाएं और अपडेट्स मिल जाएं। हम क्या करना है, हमें डेटा की सिक्योरिटी को देखना है। कैसे करेंगे? हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा कि हम अरेज के फॉर्म में और अरे है, लिंक लिस्ट है, ये सब हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा। अब डेटा ही हमारा यहाँ पर मैनेजमेंट है, ये डेटा की सिक्योरिटी एक हमारा मैनेजमेंट है। तो हमें डेटा की सिक्योरिटी के बारे में मेन कंसर्न है हमारा, है ना? हमें डेटा की सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। डेटा की सिक्योरिटी के बारे के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका डेटा हैक्स ना हो या लीक्स ना हो, इसके लिए तो आपका प्लग्स और कोडिंग लेवल पे जो भी डेटा पास हो रहा होगा उसकी प्योर सिक्योरिटी होना चाहिए। मींस इंक्रिप्टेड डेटा, इंक्रिप्टेड हो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक चल रही हो, प्लस डेटा का बैकअप, जितना ज़्यादा आप बैकअप्स कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ बैकअप। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ बैकअप कैसे कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपका डेटा हैक्ड होता है या लीक हो जाता है या हार्डवेयर क्रैश्ड हो जाता है, कौन कौन सी चीज़, या तो हैक्ड हो गया, हैक होने के बाद वो लीक हो गया या करप्ट हो गया, हैक्ड हो गया, करप्ट हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, या फिर हमारा जो डेटा है वो हम ही से ही मिसहैंडलिंग हो गया, मिसहैंडलिंग हो गया, या बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र से ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डल डल गई, तो हमें इस केस में हमें बैकअप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बैकअप के अंदर हम बैकअप का प्लान कैसे करेंगे, सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? डेटा सिक्योरिटी और बैकअप्स हमारे पास ये दोनों ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से हमें ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक सर्वर लेवल पे सिक्योरिटी होगी। सर्वर लेवल पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज हो सकती हैं सर्वर लेवल्स पे? और सेकंड, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है या एप्लीकेशन की कोडिंग लिखी है उस पे सिक्योरिटी होगी। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी होगी। और बैकअप्स के मेजर्स, बैकअप्स के बेस्ट सॉल्यूशन वाले आपके पास प्लान होने चाहिए। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। फर्स्ट हमने क्या करना है कि सर्वर की सिक्योरिटी स्ट्रांग होना चाहिए। सर्वर की सिक्योरिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं?
सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है, आप जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके यूजर्स हैं या जो भी यूजर्स आपके चला रहे हैं, या तो उनकी आईपी ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट यूजर का आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ब्लैक लिस्ट या ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट क्या कंसेप्ट बनाना पड़ेगा? या तो आईपी एड्रेस लेवल पे कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, या फिर यूजर लेवल पे कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, यूजर लेवल पे। ठीक है, या फिर लोकेशन बेस्ड कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीजों में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? या तो हमारा जो भी बंदा है जो किसी नेटवर्क पे चला रहा है, मतलब हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में एक आईपी एड्रेस फिक्स्ड होगा, आईपी एड्रेस होगा। उस आईपी एड्रेस पे ही हमने बाउंड कर दिया कि सिर्फ इसी आईपी एड्रेस से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। ऐसे विंडोज सर्वर के अंदर और लाइनक्स सर्वर के अंदर ऐसी सर्विसेज होती हैं जहां पर हम आईपीस को बाउंड कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, एज वेल एज जैसे अब मुझे ऑफिस में चलाना है, मुझे अपने घर पे चलाना है, तो मुझे अपने घर पे चलाने के लिए मुझे अपनी आईपी को वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाइट लिस्ट करना पड़ेगा, वाइट लिस्ट करना पड़ेगा और ऑल ब्लैक लिस्ट। ठीक है, एज वेल एज हमने ये लिस्ट कर दिया। अब हम जिस तरीके से आईपी को कर रहे हैं वैसे हम यूजर ऑथेंटिकेशंस भी कर सकते हैं या डिवाइस ऑथेंटिकेशंस कर सकते हैं। यूजर ऑथेंटिकेशंस या डिवाइस ऑथेंटिकेशन मीन्स हम किस तरीके से कर सकते हैं डिवाइस ऑथेंटिकेशंस, मतलब अब हम एक छोटा सा अपनी ही एप्लीकेशन में एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर यूजर्स यूजर्स ऑथेंटिकेट करें वाया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको ऑथेंटिकेट कर दे। किस तरीके से, कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है कि यूजर ने अपने डिवाइस पे लॉगिन किया, लॉगिन करते से वो फर्दर सिस्टम एडमिन का भी यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। सिस्टम एडमिन उसमें कुछ सेकंड के लिए उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा। अब वो यूजर नेम पासवर्ड उस एप्लीकेशन में कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या फिर और भी कई मेथड्स हैं कुकीज के फॉर्म में, वो उस सिस्टम पे हो जाएगा। और ये भी इंक्रिप्टेड, ये भी इंक्रिप्टेड है ना। अब ये भी इंक्रिप्टेड है, सिस्टम एडमिन ने एक बार अपना सिम्टम्स छोड़ दिया, अब वो उस डिवाइस पे सिस्टम एडमिन के सिम्टम्स को भी बार बार चेक करेगा यूजर के हर ऑथेंटिकेशंस में, हर सिंगल ऑथेंटिकेशंस पे वो बार बार ऑथेंटिकेशंस लेगा, जो कि हमारा कहलाता है यूजर ऑथेंटिकेशन प्लस डिवाइस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दूसरा लोकेशन बेस्ड कर सकते हैं। लोकेशन बेस्ड मतलब जीपीएस लोकेशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बंदे का जीपीएस लोकेशन हम ट्रैक करें, जीपीएस लोकेशन निकालें, जियो लोकेशंस निकालें जो हर मोबाइल में होता है, हर डिवाइस में होता है ना। ट्रैक करें और लोकेशन बेस्ड हम उसमें बाउंड करें कि इस लोकेशंस पे वो ओपन होगा, इस जियो लोकेशंस पे वो ओपन होगा, अदरवाइज वो नहीं ओपन होगा। जैसा कि गूगल करता है, गूगल भी क्या करता है, जीपीएस ट्रैकिंग करता रहता है, हर यूजर्स की ट्रैकिंग करता है, कौन सा यूजर्स कहाँ पर है, सिटीज के बेस्ड पे, स्टेट के बेस्ड पे मल्टीपल वो जीपीएस ट्रैकिंग करता है। तो उसी जीपीएस ट्रैकिंग, हमें जीपीएस ट्रैकिंग नहीं करना है, हमें डिवाइस का करंट लोकेशन, जीपीएस बेस्ड करंट लोकेशन निकालना है, करंट लोकेशन निकालना है। और हमें अब हमारे पास एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर सारे एक्सेप्टेड लोकेशंस की एंट्री होगी, एक्सेप्टेड लोकेशन की एंट्री होगी, और उसको चेक करेगा कि ये लोकेशन एक्सेप्टेड है या नहीं। अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो हमारी एप्लीकेशन उस चीज को डिक्लाइन कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट का एक फंडामेंटल होता है ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट, जहां पर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, सर्वर लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, इसके कई सारे टूल्स भी होते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन में भी डेवलप करना हमें कंपलसरी होता है, करना ही पड़ेगा, जो करते हैं। और क्या हम सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं? एक हमने आपको बता दिया, व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। देन एक फंडामेंटल आ जाता है जहां पर हम सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस क्या होता है? सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस मल्टीपल्स हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस हम यूज कर सकते हैं इसके अलावा। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस, ये कई जगह होता है सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस। कैसे? इसमें यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, और यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद एक सेकेंडरी ऑथेंटिकेशंस जाता है वाया ईमेल होता है। उस यूज़र को एक ईमेल भेजेगा कि भाई साहब आप इस कोड को यहाँ इनपुट करें। वाया एसएमएस होता है। एसएमएस है तो कोई भी एसएमएस टैग भी हो सकता है, व्हाट्सएप है या और दूसरे एप्लीकेशंस हैं, या हम किसी की भी एपीआई यूज़ करके उसका व्हाट्सएप या एसएमएस यूज़ करेंगे। या एक मेरे आपके प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में आपने देखे होंगे, मैंने उसके अंदर एक सीवीवी मेथड यूज़ करा है। सीवीवी मेथड। अब ईमेल्स पे क्या करना है, जस्ट हमें जैसे यूजर ने पासवर्ड डाला उसको यूजर को ईमेल भेजा, उस ईमेल पे वो बंदा जो कोड आएगा वो यहाँ पर डाले, और तब देन उसके बाद वो यूजर ने पासवर्ड को एक्सेप्ट करे। ठीक है। ऐसे ही एसएमएस व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया सीवीवी कार्ड। सीवीवी कार्ड क्या होगा? एक्चुअली इज अ पीवीसी कार्ड। एक ऐसा पीवीसी कार्ड होगा। हर यूजर नेम पासवर्ड पे लॉगिन करने पे यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ वो 3 रैंडमली अल्फाबेट का वैल्यू पूछेगा, कोई भी 3 रैंडमली अल्फाबेट की वैल्यू पूछेगा, है ना? कि एम की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है, और एस की वैल्यू क्या है। और हर हर अल्फाबेटिक का हर एक अल्फाबेटिक का इंडिविजुअली एक वैल्यू जो है एक पीवीसी कार्ड, एक आईडी कार्ड की तरह, एटीएम कार्ड की तरह उस पर प्रिंटेड होगा, जो वो वैल्यू को इधर पुट करेगा। इफ यूजर नेम पासवर्ड प्लस ये वैल्यूज अगर उस वैल्यू से मैच होती है, तो इस वैल्यू से ये फाइंड आउट करेगा कि हमारा कौन सा पीवीसी है, कौन सा पीवीसी है। उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैक करेगा, जीपीएस लोकेशन ट्रैक करेगा, जीपीएस लोकेशन ट्रैक करेगा, ढूंढेगा कि भाई साहब ये जीपीएस लोकेशन पे ये कार्ड किस लोकेशन पे है, किस किस की, यूजर की जहां से लॉगिन हो रहा है, यूजर की जहां से लॉगिन हो रहा है, और सीवीवी कार्ड की, दोनों की, इन दोनों की नियर अबाउट जीपीएस लोकेशन निकालेगा, लोकेशन निकाल के मैच करेगा। इफ मैच देन अलाउड लॉगिन, इफ नॉट मैच देन नॉट अलाउड लॉगिन। मीन्स इस केस में अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड भी लीक कर गया, यूजर नेम और पासवर्ड भी किसी को पता चल गया, तो भी इस केस में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नील के बराबर है कि वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड लीक होने के बाद भी पॉसिबिलिटी बहुत ना के बराबर है कि वो सीवीवी हर बार करेक्ट डाले, क्योंकि ये चीज जो है वो 3 अल्फाबेट हर बार रैंडमली पूछ रहा है, हर बार रैंडमली पूछ रहा है, ना कि फिक्स्ड पूछ रहा है। अगर किसी ने यूजर नेम पासवर्ड डालते हुए देख भी लिया, तो रैंडमली जो 3 अल्फाबेट है, अभी कुछ पूछ रहा है, कल कुछ और पूछेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और पूछेगा, हर बार रैंडमली पूछ रहा है। तो ये आपको इसके एग्जांपल्स मेरे प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपको दिख जाएंगे। अब इसी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड मान लीजिए हमारा लीक्स भी होता है, तो भी इसमें कोई इशू नहीं है। एज वेल एज ब्लॉक यूजर, ब्लॉक यूजर का कंसेप्ट आ जाता है। ब्लॉक यूजर मतलब एक सबसे खतरनाक हैकिंग टेक्निक होती है, डीडॉस अटैक होता है, हम कहते हैं, है ना? डीडॉस अटैक के अंदर क्या होता है कि तब तक आप यूजर नेम पासवर्ड हिट करते चले जाओ जब तक कि वो सक्सेस नहीं हो जाता। हर पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन यूजर नेम पासवर्ड आप ना डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, जब तक कि वो सक्सेस ना हो जाए। मीन्स हमारे पास अपनी एप्लीकेशन पे उसी टाइम के सेशन पे, सेम सेशन पे, सेशन रिमूव नहीं होता। एक बार सेशन क्रिएट हो गया तो उसका हमने 5 घंटे का सेशन, 10 घंटे का सेशन हम उसको अपनी एप्लीकेशन में सेट कर सकते हैं, आईएएस में सेट कर सकते हैं, अपाचे में सेट कर सकते हैं। और वहां पर हम ये चेक करेंगे कि इस यूजर ने कितनी बार रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डाला, और वहां पर क्राइटेरिया बना दिया है कि इफ मोर देन 5, मीन्स इफ रॉन्ग पासवर्ड हिट 5, 5 बार उसने रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, मीन्स डेट आईपी एड्रेस इज ब्लॉक्ड इमीडिएटली। ब्लॉक मतलब अब हमारी आईएस से या हमारे सर्वर से वो वेबसाइट, उस सर्वर की कोई भी चीज उसकी क्लाइंट के या इस आईपी एड्रेस पे ओपन नहीं होगी। और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब ये कितने टाइम के लिए हम इसको ब्लॉक करेंगे। मीन्स हमारी एप्लीकेशन में आईपी ब्लॉक का
एक फंडामेंटल होगा जहां पर हम आईपीस को, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड जो यूजर डाल रहा होगा उसको हम आईपीस को ब्लॉक करेंगे, बार बार ब्लॉक करेंगे ताकि हमारे पास डीडोस अटैक का चांस ना ही रहे। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड्स में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मेथड यूज हो जाता है, जो कि इंक्रिप्शन बोथ एंड पे होता है, क्लाइंट एंड पे भी होता है, सर्वर एंड पे भी होता है, बोथ एंड पे होता है, क्लाइंट पे भी और सर्वर पे भी। ठीक है, एज वेल एज हम डेटाबेस में भी जो स्टोर करते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशंस के अंदर ये एडिशनल फंक्शंस फीचर्स, इससे रिलेटेड सारे फंक्शंस फीचर्स होने चाहिए कि जब जब हम एप्लीकेशन किसी के लिए भी, किसी भी यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर होगा, जो हम उसको प्लग्स के फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन में हर बार, हर एप्लीकेशन में उसको अटैच कर लेंगे, ताकि बार बार हमको ना, बार बार उस एप्लीकेशन को ना बनाना पड़े। और एज वेल एज हम इम्प्रोवाइज करते चले जाएंगे, सेंट्रलाइज क्योंकि हमारी प्लगइन्स है तो हम सेंट्रलाइज उस फंक्शंस में इम्प्रोवाइज करते चले जाएंगे, हम यूजर को इम्प्रूवमेंट देते चले जाएंगे, आईपीस की इम्प्रूवमेंट देते चले जाएंगे। तो आपको इसके, आपके प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में कई बार हमने लॉगिन ओपन किया है, तो आपको उसके अंदर इसके एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल दिख जाएगा। अब इसी के अंदर एक और नई चीज आ जाती है, मैंने आपसे बोला कि भाई बैकअप प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए। हम मान के चल रहे हैं कि फिर भी है ना, यूजर ने किसी तरीके से तिकड़म भिड़ा के एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में एंट्री कर गया, मीन्स आपके डेटा को करप्शन के चांसेस आपको दे के चला गया, डाउटफुल हो गया, आपका डेटा भी डाउटफुल हो गया कि पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होता है कि सर्वर पे एक मॉनिटरिंग टूल होता है जहां पर आप मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आईपीस मॉनिटर्स करते रहते हैं। और जिस तरीके से हमने आईपी करा है, हम वहां पर रेंज ऑफ आईपीस भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। रेंज ऑफ आईपीस कैसे ब्लॉक कर सकते हैं कि भाई इस कंट्री की पूरी आईपीस नहीं ओपन होंगी, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। ठीक है। अब हमारा बैकअप प्लान किस किस के लिए, कि मान लीजिए कि हमारा डेटा क्रैश्ड हो गया, क्या क्या हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, हार्डवेयर क्रैश्ड हो गया, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारा डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया, या डेटा हमारा मिसमैच हो गया, हम कुछ क्वेरी चला रहे थे, कुछ कर रहे थे और वह हमारा मिसमैच हो गया, कहीं की वैल्यू कहीं चली गई, किसी कॉलम की वैल्यू कहीं चली गई, गड़बड़ हो गई, कुल मिला के करप्ट हो गया। तो हमें इस केस में, अब हमारी केस में हैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा, डेटा का बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। बैकअप प्लान कैसे बैकअप प्लान कर सकते हैं, इसके कई सारे प्लान हो सकते हैं, और मैं हो सकता है कि सारे प्लान्स को एप्लीकेशन कर लूँ, सारे प्लान को इम्प्लीमेंट कर लूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिररिंग कर सकते हैं। मिररिंग मतलब हम प्राइमरी सर्वर जहाँ से हमारी एप्लीकेशन चल रही है, एज वेल एज मिरर्ड। मिरर्ड मतलब जो इस सर्वर पे से सेव हो रहा है, जो भी चीज़ें चेंजेस हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, जो भी इस पे है ना डेटा में जो भी चेंजेस हो रहा है, वो सेम एज इट इज सेकंड एक और सर्वर है वहां पर भी क्वेरी आपकी सेव हो रही है। अब हमारी एप्लीकेशन में हम सेकेंडरी सर्वर का एक माइंड में सेटअप रखते हुए हम सेकेंडरी सर्वर का भी कंसेप्ट लेके चल सकते हैं। मीन्स हर बार जो भी क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो दोनों कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू, दोनों कनेक्शन स्ट्रिंग पे वो एग्जीक्यूट करेगी, प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग पे भी करेगी और सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग पे करेगी। इसका हमारा सर्वर लेवल पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं, पर हम उन सर्वर लेवल्स पे डिपेंडेंसी ना रखते हुए हम अपने लेवल पे कनेक्शन स्ट्रिंग को मॉडिफाइड करने की, और हम अपने लेवल पे उसकी फैसिलिटीज हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर भी डेटा सेव हो रहा है और सेकेंडरी में भी डेटा सेव हो रहा है, और दोनों की डीएनएस जो है, डीएनएस आईपीज होंगे, अलग अलग आईपी होंगे, डीएनएस आईपीज होंगे, लोकेशंस होंगी। जब हमारा प्राइमरी से हमें शिफ्ट करना है, तो हमने क्या करा, डीएनएस में गए और उसकी आईपी को चेंज कर दिया, तो अब ये प्राइमरी बन जाएगा, ये प्राइमरी बन गया और ये सेकेंडरी बन गया। तो हम इसमें है ना सेकेंडरी वाले को, कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टॉप करेंगे, सेकेंडरी को स्टॉप करेंगे, और हम इसके अंदर कोई प्रीवियस डेटा या हमारा जैसे मान लीजिए अगर हमें अपग्रेड करना है, तो हम इस केस में इजीली अपग्रेड कर पाएंगे, मतलब हम इसमें अपग्रेडेशन चला देंगे,
एज वेल एज दोनों पे तो क्वायरी चली रही है, तो हम इसमें अपग्रेडेशन चला देंगे। देन उसके बाद जब अपग्रेडेशन हो जाएगा और इसमें जो अपग्रेड अपडेट से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज हैं हम उनको कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे। जैसे इंसर्ट ऑपरेशन रोक देंगे, अपडेट ऑपरेशन रोक देंगे, अल्टर ऑपरेशन रोक देंगे। तो इस तरह के ऑपरेशंस को स्टॉप करके हम हम अपना जो भी सर्वर है उसके जो भी नया सॉफ्टवेयर हमें जो डालना है या कोई करेक्शंस करना है या बैकअप रिस्टोर करना है वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। मतलब हमारे पास दो सर्वर्स के कंसेप्ट होना चाहिए, प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर्स, ठीक है। एज वेल एज अब इसमें कई जगह आपने एक नया वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग करके भी एक कंसेप्ट होता है, एक मशीन होती है। ये हार्डवेयर लेवल पे भी होता है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो दो सर्वर्स के बीच में लोड बैलेंसिंग करता है। लोड बैलेंसिंग एक्चुअली फॉर डिफरेंट कंसेप्ट, कि जब ज़्यादा यूजर्स आने लगते हैं तो अलग अलग सर्वर से हमको यूजर्स को रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड होती है, डेटा जो फेच होता है उसमें लोड बैलेंस कर देता है। पर अपडेशंस और अब जितने भी अपडेशंस होते हैं, मतलब इंसर्ट क्वायरीज जितनी भी होती हैं और जितने भी अपडेट्स क्वायरीज होती हैं वो दोनों पे फायर होती हैं, दोनों पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो लोड बैलेंसिंग भी हम यूज कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर होता है, और इन केस ऑफ अपग्रेडेशन या डेटा में कोई लार्ज अमाउंट ऑफ चेंजेस हैं तो हम एक को स्टॉप करके सेकंड पे कर देते हैं और बाद में स्विच करके ऑटोमेटिक उसको लोड बैलेंस कर देते हैं, दोनों का डेटा आपस में बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, और मिररिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक प्लान ये हो गया। एक हो सकता है टाइमलाइन बेस्ड बैकअप। टाइमलाइन बेस्ड कैसे बैकअप? फॉर एग्जांपल हमने एट एट सर्वर बना दिया, एट सर्वर्स होने चाहिए। मतलब एक हमारे पास सर्वर है जो हमारा प्राइमरी है, प्लस सेकेंडरी, हमारा दोनों कंसेप्ट हम चला रहे हैं, प्लस इन सर्वर्स के सेवन बैकअप्स। हमने बोला सेवन बैकअप्स होंगे, 7 डेज के बैकअप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डेटा का जो बैकअप है, जो बैकअप है वो हमने आज बैकअप बना लिया इसके अंदर, कल हम बैकअप बनाएंगे इसके अंदर, परसों हम बैकअप बनाएंगे इसके अंदर, उसके बाद चौथे दिन इसके अंदर, फिर पांचवें दिन इसके अंदर, छठवें दिन इसमें, सातवें दिन इसमें, आठवें दिन अगेन आ गया, आठवें दिन इसको रिप्लेस कर देंगे नए आठवें दिन वाले बैकअप से, फिर 9वें दिन, फिर 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन फिर से, ठीक है। सर्कुलर में तो हमारे पास 7 डेज का बैकअप होगा, मीन्स इट इज अ प्लान फॉर 7 डेज बैकअप। कई यूजर्स आवरली बैकअप्स लेते हैं, आवरली बैकअप्स मीन्स उनके पास इंडिविजुअली सर्वर पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहा है। अब आपने, कई लोग एक मिस्टेक कर देते हैं कि एक ही सर्वर पे 7 डिटेंशन बैकअप बना दिए। रॉन्ग, 7 अलग अलग सर्वर्स पे बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैंने उसका टाइम कॉस्टिंग बचाने के लिए या कम से कम कॉस्ट में बैकअप सर्विसेज देने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि 8 सर्वर हमने बना लिए, 7 क्लाइंट हैं जिनके हमने सर्वर्स बना लिए, तो हमने मैशिंग कर दी। मैशिंग मतलब, मैं आपको बताता हूँ मैशिंग क्या होती है। ऐसे मैशिंग कर दी। अब 1 नंबर का बैकअप पहले दिन इस पे, दूसरे दिन इस पे, तीसरे दिन इस पे, चौथे दिन इस पे, पांचवें दिन इस पे, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन। ऐसे 2 नंबर का बैकअप पहले दिन 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, मतलब हर एक का बैकअप अलग अलग दिन अलग अलग सर्वर्स पे हो रहा है। मीन्स हमने बैकअप सर्विसेज जो है उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, सबका अलग अलग सर्वर है, अलग अलग दिन भी है, तो सबका बैकअप सर्विसेज के लिए इसका बैकअप इन सबके हार्ड डिस्क पे बन रहा है, इसका बैकअप इन सबके हार्ड डिस्क पे अलग अलग दिन का अलग अलग हार्ड डिस्क पे बन रहा है, इसका बैकअप अलग अलग दिन अलग अलग सर्वर के हार्ड डिस्क पे बन रहा है। ये तो प्राइमरी स्लेव तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन एज वेल एज इसका प्रॉपर का प्राइमरी का बैकअप इन सब पे डे वाइज अलग अलग बन रहा है। या इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको क्या करा, अगर हमें 7 डेज का बैकअप बनाना है और डेली हमें, डेली हर 4 घंटे में बैकअप बनाना है, मतलब 7 इंटू 6 कितना हो गया, 7 इंटू 6 हर 4 घंटे में बैकअप बनाएंगे तो कितना होगा, 6 आवर, हमें 6 टाइम्स बनाना पड़ेंगे बैकअप को, 6 टाइम्स बनाने पड़ेंगे, तो कितने हो गए, 42।
मीन्स अब हमारे पास अगर 42 सर्वर्स हैं, तो हम ये वाले फंडास को हम यूज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। बट यहाँ पर क्या होगा, एक सर्वर पे, हर एक सर्वर पे, हर एक क्लाइंट को आपको एटलीस्ट इतने आपको उसमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी इतनी रखनी पड़ेगी कि वो हर एक इंडिविजुअली अपने उसके अलावा इंडिविजुअली हर एक सर्वर का 42 सर्वर्स के बैकअप्स को होल्ड कर सके। मीन्स अगर आपने मान लीजिए कि 1 टीबी लगाया, 1 टीबी लगाया, तो इसके अंदर यूजेबल हार्ड डिस्क जो लगाने के यूजेबल हार्ड डिस्क उस यूजर को दे दिया आपने, प्लस अब वो बाकी 42 सर्वर्स के बैकअप्स को बनाएगा, रखेगा, है ना। तो और उसकी सीपीयू भी आपकी कम यूज होगी। क्यों सीपीयू कम होगी? क्योंकि उसने सीपीयू इसलिए कम होगी क्योंकि वो बैकअप के प्लान पे भी एग्जीक्यूट करेगा या काम करेगा, है ना, उसको स्टोरेज करेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोरेज यूनिट भी हर एक का इंडिविजुअली अलग कर दिए, जो ऑपरेटेबल बाय नेटवर्क भी और ऑपरेटेबल बाय सिस्टम भी, हम दोनों का सिस्टम भी बना सकते हैं। खैर, कॉपी पेस्ट में या जो भी हमारा डेटा सिंक हो रहा है, जो भी हमारा डेटा सिंक हो रहा है उसके अंदर हमें इस तरह की कोई दिक्कत, ज़्यादा हमें सीपीयूज की या रेम्स की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। मीन्स मैंने अपने प्लान में ये भी मैं अपना इंक्लूड एक प्लान कर सकता हूँ कि मेरी 40 सर्वर्स की एक पूरी कंप्लीट रेक है, जिसके अंदर मैं 38 बैकअप्स बना रहा हूँ। हर एक पार्टी का 38 बैकअप बना रहा हूँ, क्योंकि 40 की रेक है। 2 डिवाइसेस, 2 सर्वर हम यूज नहीं कर सकते हैं। 38 सर्वर्स का आपस में एक दूसरे में सबका एक दूसरे से कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। और इंडिविजुअली हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा 40 GB का डेटा यूजेबल है, 40 GB SSD डेटा का यूजेबल है। बाकी जो बाकी रिमेनिंग डेटा है वो हर एक में हमारा इंडिविजुअली डिवाइडेड है, हम उसके अंदर बैकअप्स को प्लान करके उसमें डाल रहे हैं। और हर एक का हर एक का बैकअप हर एक के अंदर अवेलेबिलिटी है। और इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर टूल बना लिया, और उस टूल के थ्रू उसमें हम एक्सेस कर रहे हैं, प्लस एक्सेस भी कर रहे हैं। जैसे इसके बने बनाए रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं सर्वर्स लेवल पे। तो ये पूरा जो प्लान जो बनता है, ये वाला जो प्लान बनता है, ये पूरा बैकअप प्लान जो बनता है, ये सर्वर लेवल पे बनता है। इसके लिए हम एप्लीकेशंस इंडिविजुअली एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं करते हैं, लेकिन प्राइमरी और स्लेव के केस में हम एप्लीकेशन लेवल पे भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मीन्स प्राइमरी में आप है ना, आपको बहुत ज़्यादा बड़े सर्वर की ज़रूरत है, तो प्राइमरी में आपने सर्वर ले लिया, आपको ज़्यादा यूजर्स हैं, आपके ज़्यादा यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो आपने सर्वर ले लिया। और हम उसी एप्लीकेशन में डबल कनेक्शन स्ट्रिंग करके बार बार हर बार जो क्वायरी अपडेट हो रही है, अपग्रेड इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी हो रहा है, वो हम स्लेव पे भी कर रहे हैं, जो कि जस्ट एक शेयर्ड होस्टिंग पे भी हम कर सकते हैं, या किसी से जस्ट सर्वर का एक डेटाबेस कनेक्शन लेके उसकी भी हम उसके अंदर प्लान कर सकते हैं। प्लस कई जगह ये होता है कि जो हमारा कोडिंग है, कोडिंग का पूरा कंप्लीट बैकअप ना बनाते हुए, जो भी हमारा जो अपलोड डायरेक्टरी है उसका, प्लस हमारा जो डेटाबेस है, मीन्स जो अपलोड डायरेक्टरी की फाइल्स हैं और जो डेटाबेस है, जस्ट हम उसका हमने इसके अंदर प्लान कर लिया कि किस तरीके से इसमें बैकअप्स होगा, या 42 बैकअप्स होगा या 38 बैकअप्स होगा। ठीक है। अब किसी क्लाइंट का मान लीजिए कि कोई डेटा क्रैश्ड हो जाता है और उसको बैकअप रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो अपना पूरा टाइम शेड्यूल बताएगा कि भाई मुझे 7 तारीख के इतने बजे का डेटा मुझे चाहिए, इतने बजे से पहले का मुझे डेटा चाहिए। तो उससे जस्ट पहले का डेटा उसको कौन से सर्वर से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमने उसका एक सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है। उसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना के रखा हुआ है जहाँ पर हिसाब किताब है कि भाई साहब कौन सी वेबसाइट का कौन कहाँ कहाँ के किस किस आवर्स का टाइमलाइन बेस्ड वो कौन से सर्वर पे डेटा उसका पड़ा हुआ है। तो वहां पर हम गए, उसको कॉपी करा, वो लाके पेस्ट कर लिया। ठीक है। या हमने उसका एक है ना सिंपल एक स्ट्रक्चर बना लिया जहां पर हर एक फोल्डर का पूरा एक्सप्लोर करके एक जगह पे दिखा रहा है। हम वो सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसका खुद का सॉफ्टवेयर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लाइक एक्रोनिस। ठीक है। ये एक हमारा डेटा बैकअप प्लान पूरा कंप्लीट एक होता है। हमारा अगला टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइग्रेशन। कई बार ये होता है कि हमें किसी यूज़र्स के लिए हमें दूसरे पुरानी एप्लीकेशन से पूरा डेटा उठा के हमारे बनाए हुए या नई एप्लीकेशन पे हमें डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, है ना। तो किस किस तरीके से पॉसिबल है, कहाँ कहाँ, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग सर्वर का या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो हमारा कस्टमर चला रहा है उसके पास वो फैसिलिटीज़
है कि नहीं है, कि वो कोई डेटा बैकअप प्लान आपको कैसा दे रहा है, वो है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता होता। मैक्सिमम जैसे जो नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं, जो सीधे प्रोग्रामिंग पे वर्क करती हैं, वो बैकअप के प्लान के बारे में ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो रिलायबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो बैकअप प्लान ज़रूर बना के चलते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग कि अगर उस एप्लीकेशन में हमारा कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, मतलब वो डेटा को एक्सपोर्ट फैसिलिटी नहीं दे रहा है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी अगर नहीं दे रहा है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमको बनाना पड़ेगा, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, जो कि उस डेटा को, उसके रन रन टाइम से पूरा डेटा इंपोर्ट, डेटा को एक्सपोर्ट कर लेगा, हार्वेस्ट कर लेगा। इसकी भी एप्लीकेशंस होती है जहां पर हम किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन से हम पूरा डेटा हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से पूरा डेटा हार्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसको हम उसको अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका कोडिंग से थ्रू इसका पॉसिबिलिटीज है, हार्वेस्टिंग की इसकी पॉसिबिलिटीज है, पर ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसकी हम कोडिंग करके मैं आपको एक इसका सिंपल किसी वेबसाइट का हार्वेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकल वाले में हम इसको देखेंगे। अब आ जाता है कि अगर एक्सपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास है, हमें जस्ट इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए एक तो फॉर्मेट होता है सीएसवी बेस्ड, जहां पर हम वहां से हमें डेटा जो मिल रहा है एसक्यूएल, जाहिर सी बात है एक्सेल फॉर्मेट में या सीएसवी फॉर्मेट में मिलता है, हमने उसको उठा लिया। अब सीधे उसकी सीएसवी फाइल में उसको एक्सेल में ओपन करके कॉलम को इंटरचेंज कर लिया, अगर कुछ आगे पीछे करना है, और उसको हम अपने टेबल स्ट्रक्चर में लेकर आ गए। टेबल स्ट्रक्चर में उसको लेकर आ गए, कॉलम को शिफ्ट करके टेबल स्ट्रक्चर हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। देन उसके बाद टेबल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो अब हमारे पास इस सीएसवी से जो डेटा वहां पर अपने डेटाबेस में डालने के दो तरीके हैं। दो तरीका कौन सा? या तो हम उस डेटाबेस को सीधे कॉपी करेंगे और हमारे स्टूडियो पे, जो डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो है, उस पे हम सीधे ले जाके उसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन जब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा जब होता है, तब आपको सेकंड ऑप्शन फॉलो करना होता है, वो होता है क्वेरी बेस्ड। क्वेरी बेस्ड में क्या करते हैं, हमारी जो सीएसवी फाइल है, उसमें हम लास्ट कॉलम जो ब्लैंक, लास्ट आखिरी कॉलम जो ब्लैंक हम एक लेंगे, ब्लैंक लास्ट हम कॉलम लेंगे, और हमारे कॉलम से इंसर्ट क्वेरीज जनरेट कर लेंगे, जो कि एक्सेल के अंदर बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है। इसकी भी मैं आपको एप्लीकेशन में किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लार्ज एप्लीकेशंस को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी मैं आपको अगले प्रैक्टिकल्स में आपको बताऊंगा। तो हम इंसर्ट क्वेरीज वहां पर जनरेट कर लेंगे, जस्ट इंडिविजुअली हर एक रो की एक इंसर्ट क्वेरी, और वो इंसर्ट क्वेरी वहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे, वो भी सेगमेंट्स में कैसे? अगर 1 मिलियन हमारे पास डेटा है, 1 मिलियन डेटा है, मीन्स 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो आप एक एक लाख करके, 50-50 हजार करके कुछ सेगमेंट्स में आप डेटा डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसर्ट रिकॉर्ड पे अगर अपग्रेड है, तो वो उस जगह पे आके स्टॉप हो जाएगा, उस जगह पे आके स्टॉप हो जाएगा, तो आप उस पर्टिकुलर को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, या उसको वहीं के वहीं क्वेरी को अपग्रेड कर देंगे आपके किस पे, क्वेरी एडिटर पे। जो क्वेरी जहां पर हम विजुअल स्टूडियो एक होगा, जहां पर हम एसक्यूएल मैनेजमेंट कर रहे होंगे, वहां पर हम उस क्वेरी को अपग्रेड कर देंगे, सही कर देंगे, ताकि वो क्वेरी भी कंटिन्यू हो जाए, फिर उसके बाद अगेन कंटिन्यू। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम उसको सेगमेंट्स भी कर रहे हैं, प्लस एक एक जहां जहां रिकॉर्ड्स पे दिक्कत आ रही है वहां पर भी। और ये हम रिमोटली करेंगे, रिमोटली मतलब हम इसको डायरेक्ट लाइव सर्वर पे नहीं पहुंच जाएंगे, हम रिमोटली करेंगे मीन्स अपने सिस्टम पे करेंगे, और अपने सिस्टम पे हम दोनों सर्वर कनेक्ट कर लेंगे, और दोनों सर्वर कनेक्ट करके फिर यहाँ पर हम उस क्वेरी को फायर करेंगे। मीन्स सर्वर पे जस्ट रिकॉर्ड अपडेट होने जाएगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होगा वो हमारे सिस्टम पे होगा, हमारे पीसी पे होगा, ताकि वहां पर सर्वर पे लोड ना आए, या सर्वर का कंप्यूटेशंस का लोड ना आए। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हार्वेस्टिंग, तीन अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इसी चीज को बोलते हैं माइग्रेशन। हमारे नए वर्जन में भी हो सकता है, मान लीजिए कि हमने पहले एप्लीकेशन जो है प्लग इन प्ले पे बनाई हुई थी,
प्लग एंड प्ले पे बनाई हुई थी। अब हमने एप्लीकेशन जो पूरी नए सिरे से एक बनाए, जो कि अपग्रेडेड वर्जन बनाया, जो कि एलसीएनसी पे बना हुआ है, लो कोड नो कोड कंसेप्ट पे बना हुआ है। ठीक है, लो कोड नो कोड कंसेप्ट पे बना हुआ है, मतलब अब हमें इससे मूव करके इस पे जाना है ना। तो हर एक क्लाइंट को हमें अपग्रेडेशंस देना पड़ेगा, तो अपग्रेडेशंस देने के लिए हमने सेम एप्लीकेशन वहां ले जाके कॉपी पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद हम डेटा माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करने के बाद कस्टमर के लाइव सर्वर पर, जो प्रोडक्शन सर्वर है वहां पर ले जाके उस नया अपग्रेडेड वर्जन को वहां पर हम चढ़ा देंगे। डेटाबेस का फंडा चलेगा यहाँ पर, डेटाबेस का और कोड का फंडा चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी इंपोर्ट, पुराने वाले से एक्सपोर्ट, नए वाले पे इंपोर्ट, मतलब माइग्रेशंस का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। डेटा के माइग्रेशंस में हमें ऐसे भी ज़रूरत पड़ती है कि मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशन बनाई और हमने अपने सर्वर पे हमने क्लाइंट को नहीं दिया, क्लाइंट ने अपना सर्वर खुद का बनाया हुआ है और हमें अब सर्वर शिफ्ट करना है, एक से शिफ्ट करना है अगले पे। तो डेटा का जब भी हम जब करेंगे, उसके बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स आते हैं, हिडल एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल योग है, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स आते हैं जहां पर आप रिमोटली उन सर्वर्स के डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं और वहां पर क्वायरी बेस्ड, एक एक का क्वायरी बेस्ड हम वहां पर सर्वर्स का डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। और खासतौर से तब जब मिलियंस और ट्रिलियंस में आपका डेटा हो, बहुत संभाल के एक एक डेटा को वहां पर मूव करते हैं। उसके बाद हम है ना प्रोडक्शन सर्वर का कोडिंग को कॉपी करके प्रोडक्शन पे लाके उसको अपग्रेड करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माइग्रेशंस कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, तो हमारे पास एक रेडी टू यूज प्लग होगा या एलसीएनसी में रेडी टू यूज फंक्शन होगा, कोड रीयूज का एक फंक्शन होगा जहां पर हम बैकअप फंक्शंस अपने यूजर्स को, क्लाइंट को हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। एक तो ये कि यूजर ने अपने ही सॉफ्टवेयर का एक एक्सपोर्ट करके एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लिया, उसको रिस्क फ्री है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा जाता है तो वह आपको इंपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करा सकता है। इसी में मैं आपको एक और एड ऑन कर देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल एड ऑन। यूजर को हमने यूजर ने बोला कि सर हम बैकअप प्लान के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कॉस्टिंग जो आएगी, बैकअप प्लान की जो कॉस्टिंग आएगी, इंडिविजुअली कॉस्टिंग जो आएगी, उसमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। किसको? आपको। तो वो कॉस्टिंग आप कस्टमर को चार्ज करेंगे, बैकअप प्लान की कॉस्टिंग कस्टमर को चार्ज करेंगे। और वो बोलता है कि नहीं यार, मैं बैकअप प्लान का अभी मैं प्राइस बेयर नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे है ना मेरे लेवल पे दे दो। मेरा जो एडमिन होगा वो रोज रोज शाम को एक बार बैकअप बना लिया करेगा और इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो वो उससे उठा के डाल देगा। मीन्स हम सीएसवी बेस्ड सीएसवी बेस्ड उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फंक्शन अवेलेबल करा देंगे। मीन्स वो क्या कर देगा कि मेरा ठीक है, मेरा मैं डेली के डेली है ना उसको एक्सपोर्ट कर लूंगा डेट वाइज, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो डेट वाइज मैं उसको इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट इंपोर्ट कर लूंगा। एक्सपोर्ट करा डेट वाइज, अब उसको कल का कल का मतलब आज अगर कितनी तारीख है, आज अगर 18 तारीख है, उसको कल का 17 16 17 15 का कोई बैकअप रिस्टोर करना है। तो उसने 16 की सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कि ऐड करना है या रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स होंगे, अगर हमने ऐड रिप्लेस वाले में दिया तो पूरा सब रिमूव होके ब्लैंक होके अगेन पूरा वो उस पर चढ़ा देगा, पूरी सीएसवी रिकॉर्ड्स उस पर चढ़ा देगा। एज वेल एज अगर उसने ऐड बोला तो प्रोडक्ट्स पहले से जो डले हुए हैं उसके आगे अगले रोज डाल देगा। क्लाइंट्स के डले हुए हैं तो उसमें अगले रोज डाल देगा, इन्वेंट्रीज के डले हुए हैं, बिल्स के डले हुए हैं तो अगले रोज डाल देगा। तो ये फंक्शंस हमें यूजर्स को, क्लाइंट्स को मैनुअली हमें ये ऑप्शंस उसको अवेलेबिलिटी करानी चाहिए, और ये होती ही है। ये हमारे लिए भी होती है, क्योंकि हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है बैकअप्स बनाना, और उस बैकअप्स के सॉल्यूशंस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब ऑप्शंस हमारे पास भी होना चाहिए। फॉर्मेट एसक्यूएल टेबल्स का फॉर्मेट हो सकता है सेम हो, नहीं भी होगा तो हम सीएसवी लेवल पे, एक्सेल लेवल पे उसको चेंज कर लेंगे, उसको आगे पीछे कर लेंगे और उस फिर वहां पर हम चढ़ा देंगे। लेकिन सीएसवी वाले में भी एक लिमिट होती है, एक्सेल्स को ओपन करने की एक लिमिट होती है। वो भी है ना कुछ टाइम बाद वो हैंग होने लगता है। लेकिन एसक्यूएल की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वहां पर आप ट्रिलियंस में आप रिकॉर्ड्स वहां पर डालिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शंस हम अपने यूजर्स को सिक्योरिटी के लिए और बैकअप्स के पूरे प्लान करके हम डेटा की हर हालत में, क्योंकि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में, आज के इंटरनेट एरा में जस्ट डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कीमती डेटा है। तो हमें डेटा का
सिक्योरिटी, लॉगिन प्लस सिक्योरिटी के साथ-साथ बैकअप प्लान्स हमको पूरा कंप्लीट फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ऑडियो, वीडियो से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, मेरे बोलने से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँगा। टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ नए टॉपिक्स अगर डालना हो, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स के बारे में दोबारा समझना हो, कोई और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर डालूँगा उस वीडियो को। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स लाइक्स कर दें और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको नए वीडियोस के अलर्ट्स आपको तुरंत मिल सके। वैसे मैं डेली ये वीडियो आपको डालता ही रहूँगा अब मैं। अपने जो नॉलेज है उसको मैं आपसे शेयर करता ही रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।